अस्सलाम वालेकुम। 1757 में जंग पलासी के बाद अंग्रेज मुकम्मल तौर पर बंगाल पर काबिज हो गए थे। 1757 से 1857 तक यह 100 साल का अरसा हिंदुस्तान की तारीख में तारीख तरीन दौर कहलाता है। इस दौर में जितने इंसान अंग्रेजों के हाथों हलाक हुए, उससे पहले 5000 साल की तारीख में इतने इंसान हलाक नहीं हुए थे। देखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक पहली मल्टीनेशनल थी और उनके मकासद वही थे जो आज के दौर की लालची मल्टीनेशनल्स के हो सकते हैं। कोई स्क्रूपल्स नहीं, कोई इखलाकियात नहीं, कोई मॉरल वैल्यूज नहीं। उनका मकसद कम से कम अरसे में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना और पूरे हिंदुस्तान को नोचना और खसोटना था। सबसे बड़ा नुकसान जो मुसलमानों को बैटल ऑफ पलासी के बाद हुआ वो ये कि तमाम मुसलमान अशराफिया यानी मुसलमान आला तबका और मिडिल क्लास कि जो बुनियादी तौर पर तालीम याफ्ता, मुहज्जब तरीन और मुसलमानों की फिक्री और सियासी क़यादत देने वाले थे, अंग्रेजों ने चुन चुन कर उनको कत्ल कर दिया और तबाह बर्बाद कर दिया। सिराजुद्दौला से उनकी हिंदू अवाम भी शदीद मोहब्बत किया करती थी। सिराजुद्दौला की लाश के टुकड़े करके जब उन्हीं के शहर में फिराए गए तो पूरा शहर मातम करता हुआ बाहर निकल आया। तमाम मुसलमान उलमा, दानिशवरों, फिलोसोफर्स और इंटेलेक्चुअल और टेक्नोलॉजिस्ट, उनको चुन चुन कर खत्म कर दिया गया। इस कदर तबाही मचाई गई कि चंद सालों के अंदर बंगाल जो पूरे इंडिया को राशन सप्लाई किया करता था, गल्ले की फरावानी हुआ करती थी, इतना खौफनाक कहत पड़ता है कि बंगाल की आधी आबादी तकरीबन 3 करोड़ अफराद फाके और भूख से चंद सालों के अंदर हलाक होना शुरू हो जाते हैं। हालत यह होती है कि इंसान लाशें खा रहे होते हैं। हालत यह होती है कि इंसानों को दफन करने के लिए कोई इंसान बाकी नहीं रहता। अंग्रेज पॉलिसी यह अडॉप्ट करते हैं कि मुसलमानों पर पाबंदी लगा दी जाती है कि गल्ला नहीं उगाया जाएगा, उसकी जगह कैश क्रॉप्स पे जोर दिया जाता है। कैश क्रॉप्स भी कौन सी? एक इंडिगो जो रंग होता है, जो कि बड़ी मांग थी यूरोप में उसकी, और दूसरा भंग, अफ्यून। जो अफ्यून यहां पैदा करके ये चाइना भेज रहे थे कि चाइना के खिलाफ ड्रग वॉर्स या ओपियम वॉर्स का इन्होंने आगाज करना था। दूसरा, इनके लुटेरों ने शरायत ही आयद कर दी कि मकामी आबादी जो गल्ला पैदा करेगी बहुत थोड़ी मिकदार में अपने पास स्टोर कर सकती है, बाकी तमाम की तमाम लेके इसको मार्केट में आना है, और मार्केट में भी ये फ्री मार्केट में बेच नहीं सकती, सिर्फ कंपनी के एजेंट्स उस खुराक को और गल्ले को खरीदेंगे। नतीजा यह होता था कि भरना शुरू हो जाते थे, फिर कंपनी वही गल्ला भारी कीमत पे दोबारा बेचती थी बंगाल के मुसलमानों को, और इसके नतीजे बंगाल के अपने लोगों के पास गल्ला का जखीरा नहीं था, मजीद कोई इनके पास टेक्नोलॉजी, इनकी सारी सनत और हुर्फत को तबाह बर्बाद कर दिया गया था। बंगाल में सिल्क इतना बारीक, इतना नफीस पैदा होता था तो कहा जाता था कि कपड़े का एक थान एक अंगूठी में से निकल कर चला जाता था। बंगाल सिल्क जो पूरी दुनिया में मशहूर था, उस कारीगरों के अंगूठे कटवा दिए गए ताकि आइंदा वो टेक्नोलॉजी, वो सनत खत्म हो जाए और मगरिब से लाया हुआ कपड़ा यहां बेचा जा सके। इस सूरत हाल में फिर वही हुआ जो होना था। चंद सालों के अंदर जो कहत पड़ता है उसमें पूरा बंगाल साफ होकर रह जाता है। यह इंसानियत की तारीख में बदतरीन मैन मेड डिजास्टर था। इंसान की नस्ल कशी के लिए फूड सप्लाई कंट्रोल करने का यह आइडिया इससे पहले इंसानियत की तारीख में किसी को नहीं आया था। और 1757 की जंग पलासी के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंसानियत की फूड सप्लाई कंट्रोल करके इंसान को हलाक करने का जो प्लान बनाया था, 1974 में हेनरी किसिंजर ने यही प्लान आज की दुनिया के लिए बनाया हुआ है कि इंसानों की खुराक कंट्रोल की जाए, उसके नतीजे में इंसानों की आबादी कम की जाए। अंग्रेजों का मकसद लूट खसूट भी था और तमाम हिंदुस्तान की अशराफिया और आला तरीन पढ़े लिखे तबके को हलाक और खत्म करना भी, क्योंकि उनको यकीन ही नहीं था कि हिंदुस्तान पर कभी ईस्ट इंडिया कंपनी हुकूमत कर सकती है। लिहाजा जो वक्त उनके पास था उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट्स, मैक्सिमम लूटमार और जितना ज्यादा ये ग्रैब कर सकते थे, उसके लिए उन्होंने ये जबरदस्त स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, यानी तबाह बर्बाद करके हर चीज को जितना लूट सकते हो, क्योंकि उनका ख्याल था कि चंद दिनों के बाद मुगल और दूसरे मुसलमान कि 200 साल दौरे हुकूमत में जितनी मुकम्मल इकोनॉमिक तबाही इंडिया की हुई है, उस दौर में 1757 तक पूरी दुनिया के ग्लोबल ट्रेड में इंडिया का हिस्सा 25% था। यानी पूरी दुनिया में जो तिजारत होती थी उसमें 25% तिजारत इंडिया से निकल कर जाती थी। और जब अंग्रेज 1947 में इंडिया को छोड़कर गए हैं
तो पूरी दुनिया के ग्लोबल ट्रेड में इंडिया का किरदार 1% भी नहीं था, 1% भी नहीं रह गया था। उसके बाद जो लोग बात करते हैं कि इंडिया में अंग्रेजों के आने की वजह से इंडिया की बहुत तरक्की हुई, उनके मुंह पे भी यह तमाचा है, और वो पूरी मगरबी फिलॉसफी, पूरी अंग्रेजों की डॉक्ट्रिन को समझा देता है यह बात कि अंग्रेजों का मकसद हिंदुस्तान में आके क्या करना था। इसका आगाज और पहला ड्रामेटिक, प्रैक्टिकल, खूरेज एक्सपेरिमेंट इन्होंने जंगे पलासी के बाद अगले 20 साल के अंदर बंगाल में किया। बंगाल की मुकम्मल तबाही के बाद जब 1799 में मैसूर और सेरिंगापटम भी अंग्रेजों के हाथ लगा, तो उन्होंने वहां भी एग्जैक्टली वही किया जो ये बंगाल में कर चुके थे। तमाम मुसलमान अशराफिया को जलील किया, तबाह बर्बाद किया, उनकी नस्ल खत्म कर दी, और जाहिल, अनपढ़ और गद्दार वहां मुसल्लत किए गए। और तमाम टेक्नोलॉजी जो टीपू सुल्तान पूरी दुनिया से लेकर आए थे, उस तमाम टेक्नोलॉजी को यूरोपियंस ने अपने कब्जे में करके ये मगरब की तरफ ले गए। लेकिन टीपू सुल्तान के बाद इनको रोकने वाला कोई नहीं था। मुगल एम्पायर इस कदर कमजोर हो चुकी थी कि बादशाह का सिर्फ इख्तियार अपने महल तक बाकी रह गया था, किले तक बाकी रह गया था। गो के मुसलमान या मुगल गवर्नर्स मुख्तलिफ जगहों पर अपॉइंटेड थे, मगर इंडिया में बहुत बड़ी तादाद राजों, महाराजों, नवाबों की थी, जिनकी अतात थी मुगलों की तरफ, लेकिन उसके बावजूद मजबूर थे, ताकत नहीं रखते थे कि अंग्रेजों के इस बढ़ते हुए तूफान को रोक सकें। एक एक करके तमाम राजे, महाराजे, नवाब, उनकी तमाम रियासतें ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में जाती रहीं, और जहां पर भी ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले गए, उन्होंने वही सलूक किया जो वो बंगाल में कर चुके थे या मैसूर में इन्होंने किया था। नतीजा यह हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में एक जबरदस्त तबाही, बर्बादी, इकोनॉमिक डिजास्टर 1757 से 1857 के दरमियान इस तरह मुसल्लत हुआ कि कम से कम 6 करोड़ अफराद इस 100 साल के अंदर मैन मेड डिजास्टर से। यह बात हमारी तारीख में नहीं बताई जाती, लेकिन 1757 और 1857 के दौरान टीपू सुल्तान की शहादत के बाद भी कम से कम 25 बड़ी बड़ी बगावतें बर्पा हुई हैं हिंदुस्तान में। मुख्तलिफ राजे, महाराजे, नवाब, मुसलमान, जनरल, कमांडर्स, उलमा, उन्होंने बगावतें बर्पा की अंग्रेजों को अपने इलाकों से निकालने के लिए। देखिए, एक तरफ तो अवाम पिसी हुई थी बुरी तरह, अवाम को खाने को नहीं मिल रहा था, तमाम फूड सप्लाई टेक्नोलॉजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कब्जे में कर ली। दूसरी तरफ जब ये अशराफिया को, मुअज़्ज़ज़ तबके को, पढ़े लिखे अफराद को, उलमा को जलील करते थे, तो कुदरती बात है अवामुन नास को भी दुख होता था, क्योंकि मुसलमानों ने 1000 साल हुकूमत बहुत टॉलरेंट और अदब के साथ और मोहब्बत और प्यार के साथ की। टीपू सुल्तान की 80% रियाया हिंदू थी, सिराजुद्दौला की 80% रियाया हिंदू थी, उसके बावजूद वो उन पर जान छिड़कती थी। तमाम हिंदुस्तान के इंसान, चाहे वो सिख थे, हिंदू थे, पारसी थे, बुद्ध थे या मुसलमान, उनकी मरकजी क़यादत मुसलमान थी। हम आपको खास तौर पर रेकमेंड करेंगे कि तलाश कीजिए कि 1757 और 1857 के दरमियान क्या जुल्म किए गए। इंसानी तारीख में इतना बड़ा जेनोसाइड नहीं किया गया, और मैन मेड जेनोसाइड, जिसके अंदर बिला तफरीक मुसलमान, हिंदू, ईसाई जो बसते थे वहां पर, उनको इस कदर बेदरेग तरीके से कत्ल किया गया, इस कदर बेदरेग तरीके से नस्ल कशी की गई कि हिंदुस्तान की कमर टूट के रह गई, माशी तौर पर भी, इंटेलेक्चुअल तौर पर भी, इकोनॉमिकली भी और मिलिटरीली भी। जहां पे सारी तबाही की वजह से अवामुन नास पिसे हुए थे, तो यही कुछ सलूक उस मकामी फौज के साथ भी होता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत आ गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत बड़ी तादाद में मकामी दस्ते रिक्रूट किए थे, और उनकी असल मेन बॉडी ऑफ फोर्स लोकल थी। उसके अंदर सारी कौमें शामिल थी, हिंदू और मुसलमान, पर्टिकुलरली सिख भी थे, गोरखास भी थे। मगर कैफियत यह थी कि जहां मकामी आबादी कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन फौजों के अंदर जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ती थी तो ये जगह जगह बगावत किया करते थे। यहां पे चूंकि समरी मिलिट्री ट्रायल्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का जुल्म सितम था, कोई रेगुलर आर्मी डिसिप्लिन कोर्ट्स, ट्रायल्स, जजेस, इस तरह की तो कोई चीज थी नहीं, तो मामूली मामूली गलतियों पर सिपाहियों को तोपों के आगे बांधकर उड़ा दिया जाता, इनको कत्ल कर दिया जाता, उनकी तनख्वाहें रोक ली जाती, इनको जलील ख्वार किया जाता, और फौजों के साथ कीड़े मकोड़ों जैसा सलूक किया जाता था। तमाम फौज के वो मुअज़्ज़ज़ कमांडर्स जो मुसलमान थे या हिंदू भी थे, कि जो अपनी फौज के साथ अच्छा सलूक करते और शिकायत करते अंग्रेजों से इस बुरे सलूक पर, उनको अपनी फौज, अपनी रेजिमेंट्स, अपनी यूनिट्स के सामने बुरी तरह जलील करके कत्ल गारत कर दिया जाता। इन तमाम बातों की वजह से सख्त फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा मकामी फौज में भी पैदा हो रहा था, और इन्हीं हालात में पहुंचते हुए हम तकरीबन 1857 के पास पहुंच जाते हैं। बैटल ऑफ पलासी के बाद हिंदुस्तान के जो नेशनलिस्ट एलिमेंट्स थे, वो जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग थे, उसमें हिंदू और मुसलमान सब शामिल थे।
ये बुनियादी तौर पर कोई मुसलमान रेजिस्टेंस नहीं थी, बहुत बड़ी तादाद में मकामी आबादी भी शामिल थी। मुसलमानों के हुस्न सलूक की वजह से उनकी हमदर्दियां मुसलमानों के साथ थी और अंग्रेजों को इन्वेडर्स के तौर पर देखा जाता था। तो 1757 के बाद से लेकर 1857 तक हर साल बैटल ऑफ प्लासी वाले दिन नेशनलिस्ट प्लासी के मैदान में जमा होते थे और कसम खाते थे कि हम दोबारा जिद्दोजहद करेंगे अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालने के लिए। तो एक इमोशनल अटैचमेंट जो बैटल ऑफ प्लासी के साथ थी, यह मुसलसल 100 साल जारी रही। साथ साथ एक वाकया हम सुनाना चाहेंगे। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हिंदुस्तान में, कोई अकबर के जमाने के आसपास, नेमतुल्लाह शाह वली ने आने वाले वक्तों में जो वाकयात होंगे उस पर एक प्रेडिक्शंस की थी, कसीदा लिखा था जिसमें आने वाले वाकयात, वो साहिब नजर साहिब बसीरत बुजुर्ग थे और गैर मामूली फारसी कसीदा उन्होंने बयान किया था। उस कसीदे में अकबर के वक्त के ही आसपास उन्होंने लिख दिया था कि एक वक्त आएगा कि नसरानी या अंग्रेज काबिज हो जाएंगे हिंदुस्तान पर और वो तकरीबन 100 साल हुकूमत करेंगे। वो कसीदा हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा पॉपुलर था। कई 100 साल से जब से ये लिखा गया था, मुसलमान उलमा, दानिश्वर, हत्ता के हिंदू भी इसको पढ़कर आने वाले वाकयात के बारे में प्रेडिक्शंस किया करते थे। चूंकि 1857 में जंगे प्लासी को तकरीबन 100 साल होने को आए थे, तो साथ साथ यह तस्वुर बड़ा स्ट्रांगली जड़ पकड़ गया कि अब वो नेमतुल्लाह के कसीदे के मुताबिक अंग्रेजों के 100 साल पूरे होने को आ रहे हैं और अब वक्त आ गया है कि अंग्रेजों को यहां से निकाला जाए। यह तस्वुर बिल्ड हो रहा था और इसके साथ साथ कुछ वाकयात और होते हैं जिसकी वजह से एक बगावत बर्पा हो जाती है। यहां पर एक दिलचस्प वाकया बयान करना जरूरी है। 1857 की जंग आजादी में एक नौजवान शामिल होता है, कोई 20-25 साल उसकी उम्र होती है। उस जंग में जब वो शामिल होता है तो उसको एक जो उम्मीद होती है उनकी कि हम उसको फतह हासिल कर लेंगे, एक बुजुर्ग आके उसको बताते हैं कि जिस आजादी के लिए तुम जंग कर रहे हो वो तुम्हें अभी नहीं 90 साल के बाद मिलेगी। नेमतुल्लाह शाह का जो प्रेडिक्शंस हैं वो 1857 से 1957 के दरमियान है। ये बात 1857 की जंग में उस शख्स को बताई जाती है। वो शख्स पाकिस्तान बनने तक जिंदा रहते हैं, 130-140 साल उम्र होती है उनकी, पाकिस्तान बनते देखते हैं वो। उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद भी कोई 30-40 साल जिंदा रहते हैं और 162 साल की उम्र में उनका इंतकाल होता है। आप इस्लामाबाद के कब्रिस्तान में जाइए जहां पर कुदरतुल्लाह शहाब की कब्र बनी हुई है। कुदरतुल्लाह शहाब की कब्र के पीछे अब्दुल माबूद साहब की कब्र है जिस पर लिखा हुआ है कि 162 साल की उम्र में उनका इंतकाल होता है। उस दौर में जो दूसरा बहुत बड़ा नुकसान उम्मत मुस्लिमा को उठाना पड़ा वो ये कि ना सिर्फ ये कि सल्तनत और रियासत उनके हाथ से गई, ना सिर्फ ये कि तमाम मुसलमान अशराफिया कत्ल कर दी गई, बहुत बड़ा नुकसान यह हुआ कि तमाम मुसलमान तहजीब के नामो निशान मिटाने के लिए अंग्रेजों ने कोशिशें शुरू कर दी। तमाम हिंदुस्तान को ईसाई बनाने की कोशिश, तमाम जुडिशियल सिस्टम जो कई हजार साल से वहां नाफिज था और मुसलमानों ने उसको इंतहाई मुनज़्ज़म करके इस्लामी तरीके पर नाफिज किया था, उसको तब्दील करके ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम की तरफ ले जाया गया। वो एजुकेशन सिस्टम जो कई 100 साल से सस्टेन कर रहा था मुसलमानों को, उसको ओवरनाइट तब्दील कर दिया गया। ओवरनाइट ये हुक्म दे दिया गया कि तमाम वो शख्स जो मुसलमानों के एजुकेशन सिस्टम से पढ़कर निकलेंगे वो जाहिल तस्वर किए जाएंगे और पढ़े लिखे लोग सिर्फ वो होंगे जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से पढ़कर निकलेंगे। और इसी तरह मुसलमान तहजीब के तमाम निशानात, लैंग्वेज के, जबान के, अरबी के, फारसी के, इस तरह मिटाए जाने लगे कि जैसे मुसलमान तहजीब का पूरा वजूद खतरे में पड़ गया। स्पेनिश इंक्विजिशन में जिस तरह स्पेन में ईसाइयों ने कब्जा करने के बाद मुसलमानों का नामो निशान मिटा दिया कि 400 साल तक स्पेन में अजान नहीं दी गई, यह खतरा हो चला था कि हिंदुस्तान में भी यही कैफियत हो जाएगी। इस कैफियत में 1857 से कुछ पहले अंग्रेजों ने कुछ नए कारतूस मुतारिफ कराए। वो कार्ट्रिजेस कुछ इस तरह के थे कि उन कारतूसों को दांत से काटना पड़ता था, उसके बाद वो राइफल में लोड किए जाते थे। मगर उन कारतूसों में जानबूझकर तौहीन करने के लिए, जलील करने के लिए अपनी आबादी को सूअर और गाय की चर्बी इस्तेमाल की गई। गाय की चर्बी की वजह से हिंदू उसको काटने से एतराज करते और सूअर की वजह से मुसलमान उनसे मुतनफ्फिर थे। लेकिन अंग्रेज मजबूर करते अपने ट्रुप्स को कि उन्हीं कारतूसों को इस्तेमाल करें। नतीजतन जगह जगह बगावतें बर्पा होती थी। एक गैरिजन में एक हिंदू सिपाही पहले खड़ा हुआ जिसका नाम मंगल पांडे था। मंगल पांडे ने इस कारतूस को इस्तेमाल करने से इनकार किया। अंग्रेज अफसर से उसकी झड़प हुई, उसने उसको कत्ल कर दिया। नतीजतन जब अंग्रेज फौज ने बाकी मकामी फौज से कहा कि इसको गिरफ्तार करो, तो फौज ने इसको गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। इसके नतीजे में अंग्रेज फौज लाई गई, बड़ी सख्त झड़प हुई, मंगल पांडे को गिरफ्तार करके सजाए मौत दी गई, फांसी चढ़ा दिया गया। और उसके साथ बाकी उसके यूनिट के तमाम अफराद के जिन्होंने इसको गिरफ्तार करने से इनकार किया था, बेदर्दी के साथ उनको तोपों के आगे रख के, उसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, बेदर्दी से उनको कत्ल कर दिया गया।
यह पहली बाकायदा रेजिस्टेंस थी फौज की ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, ब्रिटिश राज के खिलाफ। यह खबर, यह बात जब पूरे हिंदुस्तान में फौज में फैली है तो शदीद गम और गुस्सा फैल गया और वो लावा पक कर तैयार हो गया कि जो फटने के बहुत नजर। गैरिजन में बगावत होती है, तमाम सिपाही, इंडियन ट्रूप्स, उसमें मुसलमान, सिख, हिंदू सब शामिल होते हैं, वो बगावत करते हैं, अंग्रेज अफसरों को कत्ल करते हैं, मैगजीन पर कब्जा करते हैं, हथियार लेते हैं और ये फौज निकलकर दिल्ली की तरफ पेशकदमी करती है। इसी तरह जब ये खबर फैलती है हिंदुस्तान में तो जगह जगह मुख्तलिफ गैरिजन और कैंटोनमेंट्स में बगावतें शुरू हो जाती हैं। अंग्रेजों को शुरू में अंदाजा ही नहीं हुआ कि किस लेवल की बगावत है। हर गैरिजन में उनके अफसरों ने सख्ती से उसको कुचलने की कोशिश की। नतीजा यह हुआ कि शदीद झड़पें होती और गुस्से में मकामी फौज अंग्रेज अफसरों को कत्ल करती, रैंसैक करती, तबाह बर्बाद करती और अपने हथियार उठाकर चल पड़ती दिल्ली की तरफ। एक बात ध्यान में रखिएगा, ये सब दिल्ली क्यों आते थे? इसलिए कि 1000 साल से मुसलमानों की हुक्मरानी में रहने के बाद इनकी साइकी मेंटेलिटी यह बन सकी थी कि इनकी क़यादत सिर्फ मुसलमान, मुगल बादशाह और मुसलमान करेंगे। किस मसलक के, किस मकतबा फिक्र के, किस मजहब के इंडियन सिपाही थे? जब उन्होंने बगावत की तो उनका और चारों तरफ से ट्रुप्स निकल निकल कर मार्च करने लगे छोटी छोटी टोलियों में दिल्ली की तरफ। यह डिसऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट थी, इसकी कोई ऑर्गेनाइज क़यादत नहीं थी, इसके पास कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी। यह एक दफतन एक बगावत पैदा हो गई थी कि जो अंग्रेजों की उस ह्यूमिलिएशन के जवाब में, उस गुस्से के जवाब में जो पिछले 100 साल से अंग्रेज हिंदुस्तान के साथ करते चले आ रहे थे। पूरा क्रेडिट जाता है हिंदुओं को, सिखों को, मुसलमानों को कि यह एक शुरू में एक पॉपुलर रेजिस्टेंस थी और यह तमाम तौर पे दिल्ली की तरफ बढ़े और दिल्ली में बादशाह को मुखातिब करके इन्होंने इख्तिदार अपने हाथ में लेने की दरखास्त की। बादशाह को अपना अमीर डिक्लेयर कर दिया, किले से निकालकर उनकी ताजपोशी की गई, दिल्ली में मौजूद तमाम ब्रिटिश फोर्सेस को हलाक और कत्ल या कैद कर दिया गया और उसके बाद मुसलमान फौजों ने अपने आप को दिल्ली में ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। बादशाह के बेटे जो बुनियादी तौर पर सिवाय भंग पी के बुराई और बदकारी करने के और कोई काम उनका नहीं रह गया था, उनको मुसलमान फौज के मुख्तलिफ दस्तों या इंडियन फौज के मुख्तलिफ दस्तों के कमांडर्स बना दिया गया। उन शहजादों ने जिंदगी में कभी तोप की धमक नहीं सुनी थी। हाल उन लोगों का यह हो गया था कि बाबर के ये औलाद आले तैमूर कि वो बाबर के जो हमा यारा दोज़ख और हमा यारा जन्नत कह के बर्फ में अपने मुजाहिदीन के साथ जिंदगी गुजारता था, जो घोड़े की नंगी पीठ पर सफर करता था, उसकी औलाद का हाल यह था कि पालकी में बैठकर और अफूम भंग हाथ में लेकर जंग पे जाया करते थे। अल्लामा इकबाल ने इसी कैफियत को बड़े दर्द से और दुख से उस शेर में बयान किया है कि आओ तुम्हें सुनाएं तारीख उमम क्या है, शमशेर और सना अव्वल ताउस और रुबाब आखिर। देखिए, अंग्रेज उस वक्त एक सुपर पावर तो थे, आलमी तौर पर पूरी दुनिया में उनकी फौजें फैली हुई थी। इंडिया को मरकज बनाकर भी उन्होंने आसपास के मुमालिक पर फौजकशी की हुई थी, फौजें भेजी हुई थी। एक कॉलम उनका चीन गया हुआ था, दूसरा बर्मा की तरफ था, तीसरा ईरान में दखल अंदाजी कर रहा था, अफगानिस्तान की तरफ इनकी झड़पें चल रही थी। ये सारी ताकत और सलाहियत एक पूरे ब्रिटिश एम्पायर के पास थी और बुनियादी तौर पर नॉर्दर्न इंडिया में दिल्ली के आसपास जब सारे लोकल ट्रुप्स जमा होना शुरू हुए तो साउथ इंडिया में, मद्रास में, मैसूर की तरफ, उन तमाम इलाकों से भी ब्रिटिश फोर्सेस को और बहरी जहाजों के जरिए आसपास के इलाकों से ब्रिटिश फोर्सेस को लाकर एक सुपर पावर ने अपने आप को रीऑर्गेनाइज और मोबिलाइज किया और पूरी फौजें दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू हुई। इंतकामन रास्ते में जो गांव, जो आबादी, जो देहात आते था, उसको ये एक एक बच्चे तक ज़िबा और कत्ल कर दिया करते थे। इस कदर तबाही और बर्बादी के साथ इन्होंने दिल्ली की तरफ मार्च किया है कि क्योंकि इनको ये इत्तलाएं पहुंच रही थी कि जगह जगह अंग्रेजों के साथ सलूक किया गया है, उन्हें कत्ल किया गया है, उनके कब्जा कर लिया गया है। तो इंतकामन इस वक्त बिफरी हुई अंग्रेज फौज अपनी पूरी मिलिट्री पावर के साथ एक सुपर पावर, एक निहत्ती शहरी आबादी को तबाह और बर्बाद, तख्तो ताराज करती हुई दिल्ली के करीब जा पहुंचती। इसी दौरान में जब बगावतें बर्पा हो रही होती हैं तो बरेली की रियासत के मुसलमान जनरल अपनी 14,000 फौज के साथ बरेली में बगावत करते हैं। बरेली फौज बरेली को आजाद कराने के बाद 14,000 का मुनज्जम कॉलम पहली दफा एक बाकायदा जनरल की क़यादत में निकलता है और मार्च करता हुआ दिल्ली में दाखिल होता है। यह पहली मुनज्जम रेगुलर इंडियन आर्मी होती है जो एक मुसलमान जनरल की क़यादत में आकर बादशाह को रिपोर्ट करती है। इस मुसलमान जनरल के आने की वजह से भी ठीक हो जाती है, मुसलमान फौज के हौसले बढ़ जाते हैं, अंग्रेजों के औसान खता हो जाते हैं और बादशाह को एक ताकतवर एडवाइजर और जनरल मिल जाता है। इस जनरल का नाम जनरल बख्त खान होता है। मगर एक बात जहन में रखिएगा कि जिस जमाने में बादशाह दिल्ली के किले में बंद थे और सारी हुकूमत अमलन अंग्रेजों के पास थी या अंग्रेजों की रीजेंट नुमाइंदे के पास हुआ करती थी, उस वक्त अंग्रेजों ने बादशाह के आसपास बड़े बड़े गद्दार पैदा कर दिए थे।
अंग्रेजों की स्ट्रेटजी इस जंग को हैंडल करने की वही थी जो प्लासी और सरंगापट्टम में इन्होंने डिप्लॉय की थी। बादशाह के करीबी वजीरों को खरीद लेना, सैबोटाज के जरिए, गद्दारों के जरिए अंदर मुसलमानों के असलाह खाने को तबाह करना, और फिर जब मुसलमान कमजोर हो जाएं तो फिर हमला करके उन पर कब्जा करना। इलाही बख्श उस वक्त के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के वजीर थे। इलाही बख्श उस वक्त का मीर जाफर, मीर सादिक और उम्मत और मिल्लत का गद्दार। बहादुर शाह जफर एक बुनियादी तौर पर ज़ईफ, बुजुर्ग, फनून लतीफा से ताल्लुक रखने वाले और नॉन वायलेंट शरीफ किस्म के इंसान, जो किसी सूरत में भी तैमूरी नहीं लगते थे। ना उनमें जलाल था ना जमाल। एक मुहज्जब शरीफ से आदमी जो अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम शिकस्त खुर्दगी में गुजार रहे थे। जब उनको बुलाकर दोबारा ताज उनके सर पर रख दिया गया और उनके निकम्मे शहजादों को हुकूमत दे दी गई, जनरल बना दिया गया, फौरन ही साथ ही गद्दारों ने अपना काम शुरू कर दिया। जनरल बख्त खान जब पहुंचते हैं दिल्ली और कमांड संभालते हैं मुसलमान, तो उस साजिशें शुरू कर दी जाती हैं। फौरन ही उनके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी जाती हैं। एक तरफ तो मुसलमान फौज को सैबोटाज किया जाता है, मुसलमानों को एक्सप्लोसिव और मैगजीन्स को उड़ा दिया जाता है, उनकी खबरें अंग्रेजों तक पहुंचना शुरू हो जाती हैं, और सबसे बढ़कर जनरल बख्त खान के खिलाफ ऐसा नापाक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जनरल बख्त खान दिलबर्दाश्ता होने लगते हैं। पहले कहा जाता है कि ये पैसों की खयानत कर रहे हैं, इन पे मॉरल करप्शन का इल्जाम लगाया जाता है, ये कहा जाता है ये तख्त ताज पे कब्जा करने के लिए आए हैं, हत्ता कि ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि ये अंग्रेजों के एजेंट हैं और यहां पर अंग्रेजों के कहने पर भेजे गए हैं। देखिए, ये तारीख में हर दौर में हमेशा होता है कि जब भी के लिए तो सिस्टम के अपने ही लोग जिनके मफादात उसके आने से नुकसान में पड़ते हैं, वो उसके खिलाफ वो काम करेंगे कि जो दुश्मनों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है। शहजादों ने ही अपने ही कमांडर इन चीफ के खिलाफ साजिशें की। इलाही बख्श ने अपने ही सुप्रीम कमांडर के साथ गद्दारी की, अपनी मिल्लत के साथ गद्दारी की। नतीजतन अंग्रेजों को अंदर होने वाले तमाम वाकयात का इल्म भी था, और इस कदर फूट पड़ गई इस सारी फौज में कि जनरल बख्त खान ने बाकी फौज की क़यादत लेने के बजाय सिर्फ अपने 14,000 वफादार दस्तों के साथ क़यादत की, और बाकी फौज उन निकम्मे शहजादों के पास ही रहने दी जो किसी तरह भी जंग के काबिल नहीं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितने ही रोजेदार ऐसे हैं जिन्हें उनके रोजे से भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद जनरल बख्त खान अंग्रेजों का मुकाबला करते रहे। अंग्रेज आर्टिलरी बाहर से शहर पर फायर करती थी, और अंदर से मुसलमान आर्टिलरी जवाब इसलिए नहीं दे सकती थी कि मुसलमानों के मैगजीन्स और बारूद खत्म कर दिए गए थे। बारूद खरीदने के लिए गंधक की जरूरत होती है, और गंधक खरीदने के पैसे नहीं थे। हाल यह था कि खजाना खाली था, शहर के अंदर खाने और पीने का सख्त कहत बर्पा हो चुका था, फ्रस्ट्रेशन फैल रही थी, फौजियों को तनख्वाहें अदा नहीं हो रही थी, और हिंदू साहूकार, हिंदू मनी लैंडर के जो पैसा देने पर तैयार थे, उनसे शहजादे कर्ज लेकर अपनी अय्याशियों में जाया कर देते थे, और फौजी मिलिट्री काम के लिए, मिलिट्री प्लानिंग के लिए और फौजियों के लिए रकम की फराहमी मुमकिन नहीं होती थी। अंग्रेजों ने साजबाज यह की कि अंदर साहूकारों को पैगाम भिजवा दिया कि तुम अब मजीद कर्ज देना बंद कर दो, हम तुम्हें कॉम्पनसेट कर देंगे। नतीजा यह हुआ कि हिंदू मनी लैंडर्स ने भी अंदर दिल्ली शहर के अंदर फौज को और बादशाह को कर्जे देना बंद कर दिए। नतीजा यह हुआ कि अब फौज के पास ना कोई पैसे थे, ना बारूद था, और ना खाना पीना, और इस सूरत में दाखिली इंतशार की वजह से अब मुसलमान कमजोर होना शुरू हो गए। फिर भी तकरीबन 6 माह ये मुहासरा और ये जंग जारी पड़ा। चूंकि बागियों का सारा मरकज दिल्ली था और पूरे हिंदुस्तान से फौजें हरकत करके दिल्ली की तरफ जा रही थी, इसलिए अंग्रेजों को बाकी महाजों पर तवज्जो देने के बजाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर फोकस करना था कि अगर वो बादशाह को कत्ल कर देते या हलाक कर देते या बख्त खान उनके काबू में आ जाता तो यह मजामत फिर कुचली जा सकती थी। एक बड़ी तकलीफ से बात यह हुई कि पंजाब ने, ईस्टर्न पंजाब, सिख, डोगरे और ये सारी कौमें जो थी, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और मुसलमानों के खिलाफ जंग की। अंग्रेज खुद कहते हैं कि अगर पंजाब के सिख और ये कौमें उठ खड़ी होती हमारे खिलाफ तो फिर हिंदुस्तान हमारे हाथ से निकल जाता। ये तारीख की बड़ी दर्दनाक वाकयात है। बिलाखिर ये नौबत आ पहुंची कि ब्रिटिश फौज दिल्ली शहर के एक सेगमेंट में दाखिल हो गई। 10-10 लड़ाई हुई। इस वक्त जनरल बख्त खान ने बादशाह को मशवरा दिया कि आप मरकज हैं इस पूरी तहरीक का, आप मेरे साथ शहर से निकल चलिए और हम किसी पहाड़ी इलाकों के मोर्चों में अपने आप को किला बंद करके अंग्रेजों के खिलाफ एक तवील जंग लड़ेंगे।
دہلی اس قسم کی جنگ لڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ بادشاہ راضی ہو گئے اور تیار تھے بخت خان کے ساتھ شہر سے نکلنے کے لیے کہ الہی بخش غدار نے بادشاہ سے کہا کہ اس مشورے پہ عمل کرنے کے نتیجے میں آپ کو نقصان ہوگا، یا یہ تک کہہ دیا کہ یہ بخت خان پشتون ہیں اور تو مجھے خطرہ ہے کہ آپ کو باہر لے جا کے یہ قتل کر دیں گے۔ اس قدر ناپاک جملے کے بعد بخت خان اتنے جلال میں آئے کہ تلوار نکال کر الہی بخش کی گردن اتارنا چاہتے تھے، لیکن بادشاہ بیچ میں آ گئے پر اپنے آپ کو ٹھہرائیں گے اور جب تک کہ مزاحمت بخت خان جتنی مینٹین کر سکتے ہیں وہ کریں۔ انگریز فوج شہر میں داخل ہو جاتی ہے، بادشاہ ہمایوں کے مقبرے کی طرف چلے جاتے ہیں اور بخت خان اپنی فوج کو لے کر پیچھے سے نکل کر ایک دوبارہ صف بندی کرتے ہیں شہر سے باہر۔ انگریز فوج شہر میں داخل ہو کے بے درے قتل و غارت کرتی ہے۔ دہلی کی تاریخ میں اتنا تاراج اس کو تیمور لنگ نے والے حکمرانوں نے یا حملہ آوروں نے نہیں کیا ہوگا جتنا برٹش آرمی نے 1857 میں دہلی کو تاراج کیا۔ آپ یقین کریں گے کہ دہلی کی جامعہ مسجد میں سور، کتے اور گھوڑے باندھ دیے گئے اور 6 سال تک دہلی کی جامعہ مسجد میں کوئی نماز نہیں ادا کی گئی کہ یہ سوروں کا استبل تھا۔ انگریزوں نے دہلی کو جو بری طرح تاراج کیا سو کیا۔ دہلی میں بھی جو سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کو ہوا کہ تمام مسلمان اشرافیہ، باعزت معزز لوگ جو صدیوں سے یہاں آباد تھے، پرانے گھرانے ایک ایک بچے تک ختم کر دیے گئے۔ باپردہ مسلمان عورتوں کا حال یہ ہوا کہ ان کے کنویں جب بھر گئے ان کی لاشوں سے تو انگریز مورخ لکھتے ہیں کہ عورتیں کودتی تھی خودکشی کرنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، تو مرتی نہیں تھی چونکہ لاشوں پہ گرتی تھی اور انگریز فوجی ان کو دوبارہ پکڑ کر باہر کھینچ لیا کرتے تھے۔ مسلمان عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، آبادی کے ساتھ وہ ظلم ہوا جو 1947 کے فسادات میں ہوا تھا۔ 1947 کے فسادات میں تو مسلمانوں کا قتل عام سکھوں اور ہندوؤں نے کیا تھا۔ 1857 کے فسادات میں اسی طرح کا قتل عام برٹش آرمی نے کیا تھا۔ یہ اس قدر شدید ظلم تھا کہ پوری دنیا میں اس کی بازگشت سنائی دی گئی، بلکہ فرانس نے تو یہ تک دھمکی دی کہ اگر مقامی آبادی کا قتل و غارت بند نہیں کیا گیا تو فرانس انڈیا پر حملہ کر دے گا۔ حتیٰ کہ برٹش پارلیمنٹ میں بعد میں چند جنرلز اور آفیسرز پہ مقدمے چلائے گئے اس بات پر کہ اس قدر خون ریزی اور قتل و غارت کیا گیا کہ انسانیت کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں دی گئی۔ ہم کو صرف چند تصویریں دکھائی جاتی ہیں اس دور کی کہ فریڈم فائٹرز کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ یقین کیجئے انسانوں کو سنگینوں پر بھون کے آگ میں پکایا جاتا تھا، سٹیکس بنائے جاتے تھے، ان کے توپوں کے آگے رکھ کے ہزاروں عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو دھماکوں سے اڑا دیا جاتا تھا۔ معذوروں، ریٹارڈڈ مغل فیملی کو، خاص طور پہ جو شاہی اور اشرافیہ تھا مسلمان طبقے کا، اس کے تو ایک ایک بچے، مینٹلی ریٹارڈڈ، ذہنی معذور، نابینا لوگوں کو بھی پھانسیاں دی گئیں، توپوں کے آگے اڑا دیا گیا۔ اتنا کمپلیٹ جینوسائیڈ مسلمان سیولائزیشن کا شاید ہلاکوں نے بھی نہیں کیا تھا۔ جنرل بخت خان ہمایوں کے مقبرے میں جا کر بہادر شاہ ظفر سے آخری دفعہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ چلیے، لیکن الہی بخش پھر آڑے آ جاتا ہے۔ بخت خان اپنی فوج کو لے کے نکل جاتے ہیں، مگر جیسے ہی ذرا دور پہنچتے ہیں الہی بخش میجر ہڈسن کو بلا لیتا ہے بادشاہ کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اب بادشاہ پہ راز کھلتا ہے کہ ان کو ایک آدمی بھیجتے ہیں بخت خان کے پیچھے، لیکن اس وقت تک بخت خان دور نکل چکا ہوتا ہے۔ بادشاہ کے شہزادے جو کسی حد تک تیموری خون ان میں باقی تھا وہ مزاحمت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن ان کی جان بخشی کا وعدہ کیا جاتا ہے اور بادشاہ اپنی بیگم اور بچوں کے ساتھ اور کچھ ملازمین کے ساتھ میجر ہڈسن کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ جب اس گاڑی میں بیٹھ کر تھوڑے ہی فاصلے پر یہ جاتے ہیں تو ہڈسن گاڑی کو رکواتا ہے، شہزادوں کو نیچے اتارتا ہے اور شہزادوں کی گردنیں کاٹ کر بادشاہ کو پیش کر دی جاتی ہیں۔ بہادر شاہ ظفر اس وقت بیان دیتے ہیں کہ تیموری شہزادے اسی شان سے جان دیتے ہیں، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، بادشاہ کو قید کر لیا جاتا ہے۔ تمام مسلمان تحریک تھی۔ بہادر ظفر کو گرفتار کرنے کے بعد انگریز دو کام کرتے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کیا جاتا ہے کہ انڈیا کو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے کنٹرول سے نکال کر براہ راست کراؤن یا برٹش امپائر اپنے کنٹرول میں لے لیتی، اور دوسرا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر کو اپنے قریبی خاندان اور اپنے ان پہ سخت پابندی اور پہرا لگا دیا جاتا ہے، اور پورے ہندوستان میں آل تیمور اور مغل خاندان کی جڑ نکال دی جاتی ہے۔ حال یہ ہوتا ہے کہ مغل شہزادیاں پورے ہندوستان کے بازاروں میں بکتی ہیں۔ ایک ایک شہزادہ جو ناز و نم سے پالا جاتا ہے محل میں، وہ اپنی جان بچانے کے لیے چھپتا پھرتا ہے، اور لوگ اس غریب تباہ برباد خاندان کو پناہ دینے سے گھبراتے تھے کہ انگریزوں کو اگر پتہ لگ جاتا کہ کہیں پہ مغل خاندان کا کوئی بچہ یا کوئی فرد چھپا ہوا ہے تو اس کی جڑ نکال دیتے تھے۔
पूरी मुगल कौम, उसकी क़यादत, तहज़ीब, तमद्दुन, पढ़े लिखे लोग, किताबें, मुसलमानों की उनका निजाम, एक एक चीज को जड़ से तबाह बर्बाद कर दिया गया। बहादुर शाह जफर से इस कदर खौफ था अंग्रेजों को कि 1862 में जब उस बूढ़े शख्स का इंतकाल होता है रंगून, ये सहरी के औकात आप तक पेश किए जा रहे हैं किनले के ताबुन से। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में आज इंतहाए सहर 5:34 है। ये सहरी के औकात आप तक पेश में, और इस बेसरो सामानी में कि वो ये शेर कहता है कि कितना तू बदनसीब है ए जफर के दफन के लिए 2 गज जमी बिना मिली कुए यार में। इस तन्हाई में, अफसुर्दगी में, मायूसी में जब उसका इंतकाल होता है तो उसकी कब्र पर भी किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जाती। अंग्रेजों को खौफ यह था कि जिस तरह बैटल ऑफ पलासी को मरकज बनाकर इंडियन नेशनलिस्ट जमा होकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की तैयारी किया करते थे, इसी तरह बहादुर शाह जफर की कब्र कहीं वो मरकज ना बन जाए कि जहां पे इंडियन नेशनलिस्ट दोबारा अंग्रेजों के खिलाफ बगावत ना बर्पा करें। आप यकीन करेंगे कि 1931 तक बहादुर शाह जफर की कब्र पर फिर पहरा लगाया जाता था। बीच में एक वक्त था कि अंग्रेजों ने इसको पोलो ग्राउंड बना दिया था, निशान तक मिटा दिया था इसकी कब्र का। बाद में दोबारा मकामी आबादी ने इसकी कब्र तामीर की और आज इसकी कब्र बर्मा में, लेकिन 1931 तक किसी को इजाजत नहीं थी, वहां पहरा लगा होता था कि बहादुर शाह जफर की कब्र पर भी आप नहीं जा सकते। इस कदर खौफ था अंग्रेजों को मुसलमानों से। 1857 के बाद आप देखेंगे कि मुसलमानों का एक तारीख दौर आता है, वो इसी वजह से कि वो तमाम गद्दार जिन्होंने इस जंग में अंग्रेजों का साथ दिया था, अंग्रेज इनको अशराफिया बनाने की कोशिश करते हैं, जागीरें दी जाती हैं, जमीनें दी जाती हैं, ओहदों पर फाइज किया जाता है, और वो मुसलमान अशराफिया कि जिन्होंने मजाहमत की थी अंग्रेजों से, उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया जाता है। आज जो पाकिस्तान में वो फ्यूडल, वो वडेरे जो लैंडलॉर्ड्स हुकूमत कर रहे हैं थी अंग्रेजों से, ये वो अशराफिया, आर्टिफिशियल अशराफिया है जो बनाई गई है अंग्रेजों की तरफ से उस कई 100 साल पुरानी मुसलमान तहजीब की लाश के ऊपर। अंग्रेजों का ख्याल यह था कि मुसलमानों की सदियों से क़यादत अशराफिया को खत्म करने के बाद मजीद कोई क़यादत मुसलमानों में पैदा नहीं हो सकेगी, और जो क़यादत पैदा होगी वो होगी जो मगरबी निजाम में अंग्रेजों की तरबियत याफ्ता होगी। मगर कुदरत तो कुछ और मंजूर था। उसी निजाम से अल्लामा इकबाल पैदा होते हैं जो दोबारा मुसलमानों को अपने उरूज की बिशारत देते हैं। उसी निजाम से कायद आजम बन के निकलते हैं जो मुसलमानों को वो क़यादत देते हैं जो पहले मुसलमान अशराफिया दिया करती थी। इन दोनों के मिलाप से अल्लामा इकबाल की आइडियोलॉजी और कायद आजम के ड्यूटी, सेंस ऑफ ड्यूटी और मिशन की वजह से, क़यादत की वजह से एक दफा फिर मुसलमान रीऑर्गेनाइज करके 1947 में वो रियासत हासिल करते हैं कि जिसको हासिल करने की ख्वाहिश 1857 में इनको बगावत पर आमादा करती है। अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान में उन तमाम मुसलमान जनरल्स, उन हिंदू क़यादत और उस तमाम एलिमेंट्स की बेखकनी करना शुरू की कि जिन्होंने मुसलमानों का साथ दिया था। देखिए, ये एक पॉपुलर नेशनलिस्ट रेजिस्टेंस थी। बेगमात अवध मुसलमान थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। इसी तरह रानी ऑफ झांसी हिंदू थी, उसने भी मुसलमानों के साथ मिलकर मुगलों का साथ दिया और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत बर्पा की। तो जब अंग्रेजों ने कत्ल और गारत शुरू किया है तो उसके अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों लपेटे चले गए। जनरल बख्त खान अंग्रेजों के काबू नहीं आते हैं, वो तवील अरसा गुरिल्ला जंग जारी रखते हैं, छापामार हमले करते हैं, और वो गैरतमंद दलेर पश्तून जो अपनी इज्जत और आबरू के लिए अंग्रेजों से एक तवील जंग लड़ता है और सौदेबाजी नहीं करता, उसके अंजाम का दुनिया में कहीं किसी को पता नहीं चला। जनरल बख्त खान के बारे में दास्तानें मशहूर हो गई कि शायद कुछ अरसे के बाद दोबारा लौटेंगे, और इस उम्मीद पर मुजाहिदीन के दस्ते पूरे हिंदुस्तान में छुप छुप के छापामार कार्रवाइयां भी करते रहे और मुंतजिर रहे अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने की कि दोबारा मुसलमान ऑर्गेनाइज करके अंग्रेजों के खिलाफ मजामत बर्पा करें। लेकिन यह वक्त था पूरी उम्मत मुस्लिमा के जवाल का। खिलाफत उस्मानिया सिक मैन ऑफ यूरोप के तौर पर आहिस्ता आहिस्ता अपनी तबाही की तरफ जा रही थी। बाकी पूरी मुसलमान दुनिया कॉलोनाइज हो चुकी थी। ये वो वक्त होते हैं कि जब लम्हों की खताएं सदियों में सजा काटनी पड़ती है। मुसलमानों ने जो सदियों से गलतियां की, जो साइंस और टेक्नोलॉजी को इग्नोर किया, जो अपनी तहजीब और तमद्दुन को छोड़ा, जो अल्लाह का यह खास फजल था कि अल्लामा इकबाल और एक उलमा की एक जमात पैदा हुई देवबंद में, बरेली में, और तहरीक मज़ाहमत और मुजाहिदीन के एक
वो ख्यालात और फिक्री सोच अल्लामा इकबाल ने उन तमाम को एक खूबसूरत तरीन आइडियोलॉजी देकर इस दोबारा हिंदुस्तान के मुसलमानों के सामने पेश किया। अल्लामा इकबाल के दो ख्वाब, एक ख्वाब कि इस्लामी रियासत कायम हो और दूसरा ये ख्वाब कि यह रियासत मरकज बने पूरी दुनिया के मुसलमानों को जमा कर एक दोबारा इस्लामी अहया के लिए, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबा के खाशगर। इस ख्वाब को भी पूरा होना बाकी है। पाकिस्तान की तहरीक आजादी की जिद्दोजहद और दास्तान कम अज कम बैटल ऑफ पलासी से शुरू होती है, जब मुसलमान तहरीक मज़ाहमत शुरू करते हैं। 1947 में तकरीबन 190 साल के बाद पाकिस्तान हासिल किया जाता है। पाकिस्तान बनते हुए एक दफा फिर मुसलमानों को उस जेनोसाइड और तबाही से गुजरना पड़ता है जो 1857 के बाद जिससे मुसलमानों को वास्ता पड़ा था। एक दफा फिर मुसलमानों की वो अशराफिया जो तवील अरसे के बाद किसी हद तक कायम हुई और तालीम हासिल की थी, वो तबाह बर्बाद हो जाती है और अपने आप को उखाड़ कर दोबारा पाकिस्तान लेकर आती और दोबारा से मुसलमानों को उसी जगह से अपना सफर शुरू करना पड़ता है जहां से 1857 के बाद उन्होंने सफर। नेमतुल्लाह वली ने पाकिस्तान बनने के बाद वाले आने वाले वाकयात के बारे में भी कुछ पेशिंगोइयां और बिशारतें की हैं अहले नजर लोगों के लिए।